हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी कोचिंग में। तो क्लास को बेटा स्टार्ट करते हैं। तो कल बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और कोई भी टीचर नहीं आ पा रहा था, हम भी नहीं थे, हम भी थोड़ा सा बाहर फंसे हुए थे, है ना। और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और लगभग मान चलिए घुटने घुटने तक पानी भरा हुआ था, इसलिए कल आपकी क्लास नहीं हो पाए। इस बात के लिए बहुत खेद है हमको। कोई बात नहीं, अभी हम लोग के पास नोटिफिकेशन नहीं आया है, अभी हम लोग बहुत प्यार से तैयारी कर रहे हैं और इस प्रकार तैयारी हम लोग करते रहेंगे, ठीक है ना। तो क्लास को बेटा स्टार्ट करते हैं। आप बता दीजिए जल्दी से। वेरी गुड आफ्टरनून रतन, उपेंद्र, देवेंद्र, नरेंद्र, वर्षा, कमल, मनोज, यतेंद्र, ब्रिजमोहन। ओके, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। तो अब आप हमको बता दीजिए जल्दी से कि इतिहास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था। आई थिंक हम लोगों ने रजिया सुल्तान तक कवर कर लिया था, रुकनुद्दीन फिरोज और बहराम शाह तक कवर कर लिया था। हमने आपको बता दिया था कि बहराम शाह के समय एक नया पद आ गया था जिसका नाम था क्या, नाइब ए मुमालित, है ना। यानी कि प्रधानमंत्री के बराबर एक नया पद आ गया था जिसका नाम नाइब था और पहला नाइब इख्तियारुद्दीन को बनाया गया था। यहाँ तक शायद बात हम लोगों की हो चुकी थी। तो उसी के बाद आज हम लोग को बात करनी है। अब हम लोग को बात करनी है कौन सी, हाँ, बलबन की, गयासुद्दीन बलबन की बात की जाए बेटा। तो अब हम लोग आज बात क्या करेंगे, क्या, गयासुद्दीन बलबन। तो हेडिंग पड़ेगी हम लोग की गयासुद्दीन बलबन की, ठीक है। बलबन, तो 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बलबन से, जो कि आपके पेपर में 101% आएंगे। वो 4 क्वेश्चन हैं क्या। पहला क्वेश्चन बेटा ये है बलबन से कि इल्तुतमिश ने जो तुर्कानी ए चहलगानी नाम का संगठन बनाया था। इल्तुतमिश ने जो 40 अमीर सरदारों का एक संगठन बनाया था, है ना, उस संगठन का ये व्यक्ति एक सदस्य था और इसने क्या किया, बलबन ने उस संगठन को समाप्त कर दिया, ठीक है ना। तो क्या था, बलबन ने क्या किया, बलबन ने कहा, सबसे पहली बात बलबन ने कहा मैं फारस के अफरासियाब वंश का हूं। सबसे पहली बात इसने अपने आप को किस वंश से जोड़ा, तो इसने अपने आप को फारस के यानी ईरान के अफरासियाब वंश से जोड़ा। तो क्वेश्चन बनता है बलबन ने अपने आप को किस वंश से जोड़ा था, तो फारस के अफरासियाब वंश से जोड़ा था। जातियां होती हैं, है ना। और अगला क्वेश्चन, इसने दरबार में सभी फारसी रीति रिवाज शुरू कर दिए थे। इसने दरबार में सभी फारसी रीति रिवाज शुरू कर दिए थे। जैसे इसने क्या कहा, इसने कहा कि हमको देखकर तुरंत अपना सिर झुका लिया करो, ऐसे कर लिया करो, है ना, और हमारे आकर पैर चूमा करो, है ना। तो इसने 2 रीति रिवाज शुरू किए। पहला एक था सिजदा और एक था पाबोस। तो इसने सिजदा और पाबोस प्रथा शुरू करी। सिजदा मतलब सिर झुकाना और पाबोस मतलब पैरों को चूमना, ठीक है ना। और दूसरा नवरोज त्योहार बनाना। तो इसने 9 दिन का रोजा शुरू किया, यानी कि नवरोज त्योहार मनाना। तो इसने दरबार में 2 फारसी रीति रिवाज शुरू किए, एक था सिजदा पाबोस प्रथा और एक थी नवरोज त्योहार मनाना। आई होप आपको समझ में आ गया। अगली बात, बलबन ने तुर्कानी ए चहलगानी संगठन को समाप्त कर दिया। इसने तुर्कानी ए चहलगानी संगठन को समाप्त कर दिया और बनाया किसने था, इल्तुतमिश ने, और समाप्त किसने कर दिया, गयासुद्दीन बलबन ने। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझिएगा कि एक थोड़ी सी कहानी सुनाते हैं हम आपको कि बलबन जब गद्दी पर बैठा तो बंगाल का नवाब था तुगरिल खां। तो बंगाल के नवाब तुगरिल खां ने कहा हमें बलबन की गुलामी स्वीकार नहीं है। तो बलबन ने कहा अच्छा तुम्हें मेरी गुलामी स्वीकार नहीं है, कोई बात नहीं। इसने अवध मतलब फैजाबाद, अयोध्या, लखनऊ, है ना, इसने अवध के नवाब अमीन खां को भेजा। इसने अवध के नवाब अमीन खां को भेजा कि जाओ और इसकी गर्दन काट कर लाओ, यानी किसकी, बंगाल के नवाब तुगरिल खां की। बंगाल के नवाब तुगरिल खां की, जाओ और इसकी गर्दन काट के लाओ। किसको भेजा था, अवध के नवाब अमीन खां को। तो अमीन खां जब जा रहा था तो इस बात का पता चल जाता है बंगाल के नवाब को, और बंगाल के नवाब बंगाल पहुंचने से पहले अमीन खां पर हमला कर देता है, सारे सिपाही को मार डालता है और अमीन खां के कपड़े अपने फाड़ फूड़ के इसको भेज देता है। अमीन खां उसी फटी हालत में पहुंच जाता है किसके दरबार में, बलबन दरबार में। बलबन को आग बबूला हो जाता है और बलबन गुस्सा आता है। उसने अमीन खां और उसके बचे हुए साथियों गर्दन काट दी और गर्दन काट कर, है ना, अयोध्या के फाटक पर लटका दी। तो ये भैया अवध मतलब अयोध्या, है ना। तो जिसके यहाँ के दरबारी, जिसका यहाँ के राजा रहता है ना, भाई बेचारा हमने देखा नहीं है, जैसे कि आप लखनऊ में प्रवेश करो लिखा रहता है लखनऊ विकास प्राधिकरण में आपका स्वागत है, तो मुंडियां टंगी हैं।
बात समझ आ रही है? इस प्रकार से तो अवध के नवाब अमीन खां की गर्दन काट कर अयोध्या के फाटक पर इसको टंगवा दिया था। अच्छा, इस तुगरुल खां को मारने का श्रेय इसके एकमात्र मामूली से सैनिक बलबन के एक मामूली से सैनिक ने धोखे से अमीन खां तुगरुल खां को मार डाला और उसका नाम था मुकद्दिर। क्या नाम था? मुकद्दिर। और मुकद्दिर ने इसको मारा और भाग आया तो ये बहुत खुश हुआ और बलबन ने तुगरुल खां को मरवाने के बाद अपनी एक नई उपाधि ली जिसका नाम है जिल-ए-इलाही। जिल-ए-इलाही। तो पेपर में आता है जिल्ले-इलाही कहकर सबसे पहले किसको प्रयोग किया जाता है? जिल्ले-इलाही शब्द तो सबसे पहले प्रयोग किया जाता है गयासुद्दीन बलबन के लिए जिल्ले-इलाही का प्रयोग किया जाता है ना। अब जिल्ले-इलाही का मतलब क्या होता है? सुल्तान ईश्वर का प्रतिबिंब है, यानी सुल्तान ईश्वर की छाया है, ठीक है ना। तो जिल्ले-इलाही का प्रयोग किया था। अच्छा, बलबन ने कहा था मुझे गरीबों से बहुत नफरत है, गरीबी मत हटाओ, गरीबों को हटाओ, गरीबी अपने आप हट जाएगी। जब भी मैं किसी कमजोर वर्ग के व्यक्ति को या जब भी मैं किसी गरीब व्यक्ति को देखता हूं मेरी नाड़ी में क्रोध उत्पन्न हो जाता है और मेरी तलवार चीख चीख कर कहती है कि इस गरीब की गर्दन काट दो। ये किसने कहा है? तो ये बलबन ने कहा है। अच्छा, बलबन पहला राजा है जिसने डिवाइन थ्योरी दी या फिर जिसने सबसे पहले किंगशिप थ्योरी दी थी। राजत्व सिद्धांत देने वाला बलबन पहला व्यक्ति था। राजत्व सिद्धांत क्या होता है कि सुल्तान का पद पैगंबर के तुरंत बाद है। मतलब तुम गरीब हो तो तुम सीधे पैगंबर की पूजा नहीं कर सकते हो। पैगंबर के तुरंत बाद किसका पद है? मेरा पद है। तो तुम मेरी पूजा करोगे, मैं पैगंबर की करूंगा। तुम डायरेक्ट पैगंबर की पूजा नहीं करोगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से राजत्व सिद्धांत देने वाला यह पहला सुल्तान था। राजत्व सिद्धांत देने वाला यह पहला सुल्तान हो गया। गरीबों से नफरत करने वाला यह पहला सुल्तान हो गया। गरीबों से नफरत करने वाला यह पहला सुल्तान हो गया। अगली बात समझते हैं, है ना। अच्छा, अब क्वेश्चन बनता है कि बलबन को खरीद कर कौन लाया था? तो बलबन किसका गुलाम था? तो बलबन गुलाम था इल्तुतमिश का। तो इल्तुतमिश बलबन को कहां से खरीद कर लाया था? तो इल्तुतमिश जब ग्वालियर को जीतने गया तो ग्वालियर को जीतते समय इसने बलबन को खरीदा था। तो इल्तुतमिश ने बलबन को ग्वालियर जीतते समय खरीदा। ग्वालियर जीतते समय खरीदा। आई होप आपको बात समझ में आई। तो इतनी बात आपको क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ, इतनी अगर बात क्लियर हो गई हो तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। अब बलबन के बेटा दो पुत्र थे। बलबन के बेटा दो पुत्र थे। एक का नाम था महमूद, है ना। ओके 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 ओके। अरविंद जी, आपको नए वाले बैच में एडमिशन लेना है, जीएस वाले में ले लीजिए। आप जो बच्चे पुराने बच्चे हैं या फिर जो एसआई वाले बच्चे जुड़े हुए हैं, वैसे तो फीस जीएस स्पेशल की 1999 हो गई है, 2000 रुपए के आसपास हो गई। लेकिन जो बच्चे हमसे पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए फीस मात्र 999 रुपए ही रहेगी, ठीक है ना बेटा। ओके, ठीक है। यतेंद्र, कांता प्रसाद, सागर, अरविंद, मोहित, अरविंद, वर्षा, संध्या, पवन, रंजीत, ओके सरताज। देखिए बेटा, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इतनी में कोई दिक्कत बेटा? अगर इतने में कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग देखेंगे बलबन के दो पुत्र थे। एक का नाम था महमूद, और देखो इल्तुतमिश के बड़े बेटे का नाम भी महमूद है, जिसकी याद में भारत का पहला मकबरा दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया गया था और इल्तुतमिश ने अपने हाथों से गुंबद बनाया था, है ना। इसलिए इल्तुतमिश को गुंबदों का पिता भी कहते हैं। अरे हाँ कि ना, गुलामों का गुलाम कहते हैं, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं किसे? इल्तुतमिश को, है ना। अब इसके बेटे का नाम था महमूद। अब महमूद की हत्या पंजाब में कर दी गई मंगोलों ने। तो महमूद की हत्या पंजाब में मंगोलों ने कर दी, है ना। अब दूसरा बेटा था उलूग खां, दूसरा बेटा कौन था? बुगरा खां। इसके दो बेटे थे, एक का नाम था महमूद और एक का नाम था बुगरा खां। तो पंजाब में महमूद की हत्या हो गई थी और बलबन महमूद से बहुत प्यार करता था। बुगरा खां सोचा कहीं हमें भी मंगोल लोग ना मार दें, तो ये भाग गया बंगाल और ये वापस आने को तैयार नहीं था। अब इसकी याद में, महमूद की याद में बलबन हो गया पागल और दर बदर घूमता रहा, मेरा बेटा आएगा, मेरा महमूद आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, और इस प्रकार से, है ना, फिर इसकी दर्दनाक मृत्यु हो जाती है बलबन की। और बलबन की मृत्यु के बाद इसका पौत्र कैकुबाद या कै खुसरोबाद गद्दी पर बैठता है। इसका पौत्र कैकुबाद या कै खुसरोबाद गद्दी पर बैठता है। कै
खुसरोबाद गद्दी पर बैठता है ना। और इसने क्या करा, दिल्ली में एक नया महल बनवाया जिसका नाम था किलोखरी महल। जिसका नाम क्या था, किलोखरी महल। बलबन ने अपना राज्याभिषेक कहां करवाया था, तो आंसर है दिल्ली के लाल महल में। तो बलबन ने अपना राज्याभिषेक लाल महल में करवाया था और इसने बनवाया था किलोखरी महल। बैठे बैठे इसके फोड़ा निकल आया, फिर फोड़ा नासूर बन गया, लकवा मार गया और कैकुबाद की मृत्यु हो गई। फिर इसका 3 साल का छोटा सा पुत्र शमसुद्दीन क्यूमर्स गद्दी पर बैठा। कौन बैठा, इसका बहुत सबसे 3 वर्ष का छोटा पुत्र शमसुद्दीन क्यूमर्स गद्दी पर बैठा। शमसुद्दीन क्यूमर्स गद्दी पर बैठा और शमसुद्दीन क्यूमर्स की जान इसके सेनापति जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने ले ली और बच्चे की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना करी जिसका नाम था खिलजी वंश। आई होप आपको समझ में आ गया बेटा, क्लियर है बेटा। सरताज जी इतना अगर हम पुनः रिपीट करेंगे ना, क्यों रिपीट करूं मैं, क्लास शुरू हो गई तो हो गई, आप देर से आए तो मैं क्या आपको क्लास रिपीट करूं। अगर आप ऑफलाइन में होते तो आपकी हिम्मत भी ना होती शायद हमसे ये कहने की, है कि नहीं। हाँ, तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपके शिक्षक हैं, कोई आपके नौकर तो नहीं है सर, है ना। कि अगर आप आधे घंटे लेट आएंगे तो फिर आधे घंटे का पूरा रिपीट करेंगे जी साहब करके, है ना। आपको रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाता है, इतनी सहूलियत आपको दी गई है, ठीक है। 999 रुपये में इतनी सहूलियत आपको दी गई है कि आप वीडियो कितनी बार देख सकते हैं। वरना अन्य जगह पर हम देख रहे हैं कि वीडियो का आप 2 से 3 बार ही देख सकते हैं, फिर आपका वीडियो नहीं चलता है, ठीक है। तो जितना सहूलियत देते हैं बेटा उसी हिसाब से चलाओ, है ना। हाँ, तो आई होप आपको इतनी पूरा बलबन समझ में आ गया होगा, पूरा गुलाम वंश बेटा समझ में आ गया होगा। मैं हट जाता हूं, एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है भैया। वेरी गुड आफ्टरनून आशु। ओके, तो आगे बढ़ा जाए, हम देखेंगे खिलजी वंश। अब क्या देखेंगे भैया, हम लोग खिलजी वंश देखेंगे। आ जाए खिलजी वंश में। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ज्यादा क्वेश्चन पेपर में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से नहीं आता है ना। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये क्या है, खिलजी वंश का संस्थापक है, बस, है ना। तो अगर आपने ये याद कर लिया बेटा कि ये खिलजी वंश का संस्थापक है ना, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब देखते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से क्वेश्चन क्या बनता है। इसने एक छोटे बच्चे की हत्या करी ना, एक मासूम से बच्चे की हत्या करी है। तो हत्या करने के बाद इसका मन नहीं माना, है ना, और इसने माफी मांगना शुरू कर दिया लोगों से कि जो मैंने किया है, मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत का सबसे उदार शासक माना जाता है, लिबरल। तो पेपर में आ जाए, हाँ, 1290 से 1320 तक जाएगा, समय बता देते हैं आपको। 1290 से 1320 तक जाएगा, फिर 1320 से 14 से 14, 14 से 14 से 14 से 51, है ना। अब 14 से 51 से 1526, है ना। चलिए देखते हैं। तो पेपर में आ जाए, दिल्ली सल्तनत का वृद्ध एवं उदार शासक किसको माना जाता है, तो आंसर लगाएंगे हम लोग जलालुद्दीन खिलजी को मानते हैं। अच्छा, इल्तुतमिश के समय चंगेज खां आया था, इल्तुतमिश के समय चंगेज खां आया था, ठीक है ना। हाँ बेटा, बलबन गुलाम वंश का ही होगा, गुलाम वंश में ही अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स है। अरे भाई, मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का गुलाम बलबन। अरे सब बलबन, ये तो गुलामी वंश तो चलेगा उसमें बेटा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ेंगे। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, खिलजी वंश का संस्थापक है। खिलजी वंश चलेगा 1290 से टोटल 1320 तक। अब क्वेश्चन क्या बनता है, तो खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत का वृद्ध एवं उदार शासक है ना। जब ये गद्दी पर बैठा था तो इसके समय इल्तुतमिश के समय आया था चंगेज खां हमला करने के लिए, है ना। और इसके समय आया था चंगेज खान का नाती उलूग खां हमला करने के लिए। तो उलूग खां 4000 मंगोलों के साथ भारत पर हमला करने आया। तो जलालुद्दीन खिलजी ने उसको बुलाया और कहा, तुम हम पर हमला क्यों करना चाहते हो। तो उलूग खान का, अजीब पागल हो, तुम्हें नहीं पता हमला क्यों करना चाहते हैं, हम तुम्हें लूटना चाहते हैं, तुम्हारे साम्राज्य पर कब्जा करना चाहते हैं। का कब्जा करना चाहते हो, लूटना चाहते हो, इससे अच्छा कब्जा क्यों करोगे, लूटना क्यों चाहोगे, जब मैं अपने मन से दे दूंगा। तुम हमसे मांगो, तुम्हें जो चाहिए हम तुम्हें दे देंगे यार,
क्यों मारपीट करके क्यों लोगों का जीवन बर्बाद कर रहे हो, क्यों लोगों की हत्या कर रहे हो, पाप लगेगा, ऐसा है वैसा है ना। चले तुम आपसे जो मांगोगे, जितना साम्राज्य मांगोगे हम दे देंगे ना। फिर इसको लगा अरे यार अजीब राजा है ये। कहा ठीक है आपको जो चाहिए ले लीजिए, आइए मिल बांट के खाना पीना खाते हैं, मित्रता करते हैं, मित्रता के साथ रहते हैं। हाँ भैया उलूक खान की इसके साथ मित्रता हो गई। अब मित्रता होने के बाद खाना पीना खाया गया है ना, बातचीत की गई। अब धीमे धीमे इसने कुरान पढ़ना शुरू किया और कुरान का सारा ज्ञान उठाकर दे दिया उलूक खां को। अब उलूक खां मंगोल धर्म को अपनाता था और इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनकर वो पिघल गया। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे। हाँ भैया उलूक खां परेशान, और उलूक खां ने मंगोल धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लिया। ठीक है, हाँ इन मुसलमानों को जो मंगोल धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपनाते हैं, इन मुसलमानों को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, है ना, इस मुसलमानों को हम लोग क्या कहते हैं, नया मुसलमान। ठीक है ना। और इन नए मुसलमानों के रहने के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने मुदगलपुर नाम की बस्ती भी बनाई थी। ठीक है। अब इसका एक भतीजा था, ठीक है ना, वही भतीजा जो था वो दामाद बन गया था, उसने अपनी बेटी की शादी करा दी थी। तो भतीजा या दामाद जिसका नाम था अली गुरसास्प, ठीक है ना। अब अली गुरसास्प गया था दक्षिण भारत के आसपास, है ना। तो जब वो दक्षिण भारत के आसपास गया था तो मालवा, देवगिरी, है ना, इन सबको, चंदेरी, इन सबको जब ये लूट कर आ रहा था तो अली गुरसास्प आकर इलाहाबाद के पास कड़ा मानिकपुर के पास रुक गया। तो जलालुद्दीन खिलजी को ये बात पता चल गई। जब जलालुद्दीन खिलजी को ये बात पता चल गई तो जलालुद्दीन खिलजी भी चला गया। जब जलालुद्दीन खिलजी गया और इलाहाबाद के कड़ा मानिकपुर में अपने भतीजे दामाद से कहता है यहां क्यों बैठे हो, हम समझ रहे हैं तुम्हारा कुछ गलत इरादा है। और अली गुरसास्प का मन था कि आधा सोना चांदी यहीं पर रख देंगे हम लोग, पूरा जितना लूटा पूरा क्यों दे जाके हम इसको। तो जलालुद्दीन खिलजी उसके पहले पहुंच गया। और जलालुद्दीन खिलजी पहुंचा तो अब अलाउद्दीन खिलजी अली गुरसास्प को पता चल गया कि बेटा ये गुरु तो गुरूर निकला, है ना। तो जलालुद्दीन खिलजी ने अपने भतीजे या दामाद से पूरा सोना चांदी ले लिया और लेकर जाने लगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा अरे यार सब ले जाओगे, कुछ हमारे लिए दे जाओ। तो जलालुद्दीन खिलजी ने अपने भतीजे या दामाद को बदले में एक हिंदू जाति का हिजड़ा दे दिया कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। तो ऐसे पर्दा दौड़ाया हुआ था तो उसको लगा अलाउद्दीन खिलजी को कि ये लाया एक लड़की अच्छी सी कोई, लेकिन जब पर्दा हटाया देख लड़का, अब दिमाग खराब अलाउद्दीन खिलजी का, और वो भी हिजड़ा। अब अलाउद्दीन खिलजी सोच रहा है ये क्या है, कहा यही है, कहा ये तुम्हारा इतना वफादार बन जाएगा। जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि जैसा तुम कहोगे ये वैसे ही करेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा आप तो ऐसे करो, ये ऐसे ही करेगा जैसा हम कह देंगे। हम कह देंगे कि ये तुम्हारे दोनों सेनापति को निपटा देगा, क्या मरवा देगा क्या। कहा नहीं नहीं इसकी इतनी औकात नहीं, हम ही इसको खरीद के लाए हैं, अब हमने तुमको गिफ्ट दे दिया है तो ये हमारे ऊपर हमला कर दे, इसकी इतनी औकात नहीं है। और जैसे ही जलालुद्दीन खिलजी आगे बढ़ते हैं, है ना, वो हिंदू जाति का जो हिजड़ा होता है उसका नाम होता है मलिक काफूर, वो जलालुद्दीन खिलजी के दोनों सेनापति की चाकू मार के गर्दन काट देता है। ये देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी इतना खुश हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी उसके हाथ पर चूमने लगता है और उस हिजड़े को अलाउद्दीन खिलजी से प्यार हो जाता है। अब जलालुद्दीन खिलजी फंसा और गले रखते समय अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन की हत्या कर दी कि चाचा आप जाओ, ठीक है ना, हो गया काम, आपने बहुत अच्छा आदमी दे दिया। अंतिम रूप से गले मिल लेते, जब गले मिले तो अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की चाकू मार दी। अब जब जलालुद्दीन खिलजी ने उसको ढकेल के पीछे किया तो अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसे उठाई तलवार, है ना, अपने प्रधानमंत्री नुसरत शाह के कहकर ऐसे उठाई तलवार और ऐसे करके गर्दन काट दी। गर्दन उछल कर उसने पकड़ी और पकड़कर ऐसे जो मुकुट होता है उसको खींचकर उखाड़ा और पहन लिया सरताज। बात समझ में आई। तभी तो इतिहासकार बर्नी ने कहा कि कटे हुए मस्तक से रक्त की बूंद टपक ही रही थी कि अलाउद्दीन ने वो खून से भरा ताज अपने सिर पर सजा दिया। किसने कहा है? जियाउद्दीन बर्नी नाम के इतिहासकार ने ये स्टेटमेंट कहा है। किसके लिए? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। आई होप आपको समझ में आया भैया, आई होप आपको बेटा बात समझ में आई, क्लियर है बेटा? इतनी कोई समस्या? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए ना। चलिए, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? दिल्ली सल्तनत का वृद्ध व उदार शासक, इसी के समय चंगेज खां का नाती उलूग खां आया था। इन सब ने
इन सब ने इस्लाम धर्म अपना लिया। इन सभी मंगोलों को नया मुसलमान कहा गया और रहने के लिए मुदगलपुर बस्ती बनाई गई। ठीक है ना? ठीक है, ओके। अगला क्या होगा? इसका भतीजा या दामाद कौन था? अली गुरसास्प। ये चंदेरी देवगिरी से धन लूटकर कहां रुक गया था? जाके इलाहाबाद के पास कड़ा मानिकपुर रुक गया था। तो यहां पर कौन पहुंच गया? जलालुद्दीन खिलजी। इसने उपहार में अलाउद्दीन को क्या दिया? मलिक काफूर। मलिक काफूर को बेटा 1000 दिनार में खरीदा था। मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहते हैं। इसको हम लोग 1000 दिनारी भी कहते हैं बेटा। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास एक रवि का बच्चे का कोई मैसेज आया था। ठीक है ना? वो हमसे कह रहे हैं कि सर यूपीएसआई बैच में बहुत लो लेवल का पढ़ाया जा रहा है। रीजनिंग वाले सर ने बहुत लो लेवल का पढ़ाया था। अच्छा, ये बताओ बेटा हमको, मैथ वाले सर ने भी लो लेवल का पढ़ाया होगा, सबने लो लेवल का पढ़ाया होगा। अभी 3 से 4 दिन हुए हैं क्लास को स्टार्ट करे हुए। आप लोग क्या चाहते हो? बादल खोद दें, आसमान को नीचे ले आए? क्या चाहते हो? आप इतने काबिलियत हो गई आपके अंदर कि आपने, है ना, किसी टीचर के जो 7-8 साल, राहुल सर को 11 साल हो गए, मानस सर को 7 साल हो गए, हमको 9 साल 10 साल होने वाले हैं, कि आप इतनी अंदर काबिलियत आपके अंदर आ गई है कि 9 साल 10 साल के टीचर का एक्सपीरियंस आपने एक क्लास में ताप दिया। अभी तो जो रीजनिंग वाले सर हैं उन्होंने आपको लॉजिकल पढ़ाना शुरू नहीं किया। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप अपने मन से कर लेते हो, है कि नहीं, इसलिए ज्यादा उछलते हो। अभी वो क्वेश्चन धर देंगे ना तो हिला नहीं पाओगे बेटा। ठीक है? तो कृपया करके किसी की टीचर का लेवल मत जाने। आप तो कुछ समय बाद कहो हमारे लेवल को जान जाए, क्या वे लो लेवल का पढ़ाते हैं यार, हैं? अगर आप मेरा भी लेवल जान जाए कहो किस दिन, ठीक है ना? तो इतनी काबिलियत ना बने, क्योंकि अभी टीचर अगर अपने पे आ जाएगा तो वो ऐसे क्वेश्चन ला के धर देगा बना बना के। अगर आप यूपीएसआई में क्या एसएससी सीजीएल मेंस के क्वेश्चन करना चाहते हो बेटा, बताओ। अगर आप एसएससी सीजीएल मेंस के क्वेश्चन करना चाहते हो तो बताओ, वही क्वेश्चन करवा दिए जाए, पेपर में नहीं आएंगे। हम लोग एनालाइज कर रहे हैं यहां पर, हम लोग हर दिन आकलन करते हैं, पूरी टीम बैठी होती है, क्वेश्चन बनाया जाता है, क्वेश्चन भेजा जाता है 3-4 जगह, हमारे पास से भी होकर क्वेश्चन घूमता, तब हम कहते हैं हाँ इसको लगाओ, तब करो। कोई हवा में तो नहीं क्लास चलती ना। ठीक है? तो कृपया करके ये सब बदतमीजी मत करें, लेवल पहचानना बंद कर दे बेटा। ठीक है ना? और जितना पढ़ा रहे उतना पढ़ाया जाए। अगर आपने पैसा दिया है तो थोड़ा सा विश्वास करिए, ठीक है ना? वरना दुकानें बहुत सारी हैं, अगर आपको दुकान पसंद में नहीं आ रही है, जैसे मान के चलिए आपने कोई सामान लेकर आए, चॉकलेट लेकर आए, तो चॉकलेट आपने ली किसी दुकान से और आपने उसको खाई और आपको अच्छी लगी, तो क्या आप दुकानदार के पास जाओगे, है ना? तो क्या उसका पैसा मांगोगे? आपने आधी चॉकलेट ले लो और आधा पैसा मेरा वापस कर दो, ऐसा कहोगे क्या? हाँ, फिर किसी दूसरी दुकान जाओगे। जब आपको उस दूसरी दुकान में, अरे यार हम ये देखते हैं लोग सीजीएल का एसएससी का एग्जाम देते कैट के सवाल करा रहे हैं। अरे भैया कैट के सवाल क्यों करा रहे हो? जब कैट पढ़ाओ जाके ना भाई, कैट के सवाल क्यों करा रहे हो? कैट मैट के, जब कैट मैट के सवाल कैट मैट में आने हैं, लेकिन वो अपनी वाहवाही के चक्कर में, ये लो आप क्वेश्चन करके दिखाओ, कैट का सवाल है बेटा, कर दिखाओ, एसएससी में आता है। अबे आ जाता है, 1% चांसेस है ना, उस 1% चांसेस चक्कर में आप 90% बच्चों गवा रहे हैं बेटा। ठीक है? तो इन सबसे थोड़ा सा बचें, ठीक है? वरना हम नहीं चाहते कि हम किसी बच्चे को फोन करके 1-2 बात कह दें,
हमें नहीं अच्छा लगता है, आज तक हमने कभी नहीं कहा, ठीक है। तो हम चाहते हैं आज भी ऐसा ना हो। ऑफलाइन में किसी की हिम्मत नहीं होती है, ऑनलाइन जानते हो आप दूर दूर है, कोई कुछ कर नहीं सकता, लेकिन हम आपके ऊपर हम बल्कि बहुत कुछ कर सकते हैं। आप भी मान के चलिए, आप देख रहे होंगे नीचे कि आपका आईपी एड्रेस हमारे पास है, कृपया ऐसी कोई चीज़ ना करें, है ना, कि हमें कुछ खराब करने को मौका दिया जाए, ठीक है ना बेटा। हाँ, जब हम आपका आईपी एड्रेस ट्रेस करके आपको ब्लॉक कर सकते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक, ठीक है। शुभम जी, तोता ए हिंद का मतलब, तूतिया ए हिंद का मतलब होता है हिंदुस्तान का तोता। ये हम आमिर खुसरो को कहते हैं बेटा। किसको कहते हैं? आमिर खुसरो कहते हैं। आमिर खुसरो जो था, आमिर खुसरो ने अपने जीवन का कार्यकाल शुरू किया था बलबन के पुत्र, जो बड़ा बेटा था महमूद, जो मर गया था, तो बलबन के बड़े पुत्र महमूद को वो संगीत सिखाने आता था आमिर खुसरो। समझ में आ गया? तो आमिर खुसरो ने अपने जीवन का कार्यकाल वहीं से शुरू किया था। हम आपको जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो आप रफ करते हैं बेटा। हाँ धन्यवाद। नहीं नहीं, हम सिर्फ एक बच्चे की बात कर रहे हैं। अभी तक जितने एडमिशन हुए हैं, है ना, 1000+ एडमिशन है, उनमें से सिर्फ एक बच्चे को ऐसा लग रहा है, ठीक है। चलिए आगे रह पढ़ा जाए भैया। तो ये हो गया खिलजी वंश। तो अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा व्यक्ति, अलाउद्दीन खिलजी। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अलाउद्दीन खिलजी। तो अब मैं जो अलाउद्दीन खिलजी बता रहा हूं उसको समझिएगा, ठीक है। हाँ, आपको बताना है अलाउद्दीन खिलजी के वसूली विभाग को क्या कहते हैं। जो बच्चा हमसे पढ़ा हुआ है इतिहास वो बताएगा अलाउद्दीन खिलजी के वसूली विभाग को किस नाम से जानते हैं। चलिए आप बताते हैं। चलिए तो हेडिंग डालेंगे अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ये बात, ठीक है। तो देखते हैं भाई अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया। अलाउद्दीन खिलजी को बेटा अगर आप एक सामान्य व्यक्ति की नजर से देखें, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इन सब की धार्मिक दृष्टि से ना देखें, किसी वर्ग की दृष्टि से ना देखें, तो आपको अलाउद्दीन खिलजी, है ना, पूरे इतिहास का सबसे अच्छा राजा लगेगा। क्यों लगेगा इसको समझ लेते हैं, ठीक है। हाँ बेटा, पद्मावती, पद्मावती अलाउद्दीन खिलजी में आएगा, पद्मावती अलाउद्दीन खिलजी में आएगा, ठीक है ना। जलालुद्दीन खिलजी में नहीं आएगा, पद्मावती अलाउद्दीन खिलजी में आएगा, वही बताने जा रहा हूं, सुनिएगा, ठीक है ना। चलिए बैठता हूं फिर बताता हूं अच्छे से, समझिए। अलाउद्दीन खिलजी को इतिहासकार, अलाउद्दीन खिलजी को इतिहासकार क्या क्या नाम से जानते हैं समझिएगा। विश्व का सुल्तान, युग का विजेता, समझिएगा, विश्व का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा, अकबर का पूर्वगामी, है ना। और अब अलाउद्दीन खिलजी को इतने सारी उपाधियां क्यों जाती हैं? अब अलाउद्दीन खिलजी को इतनी सारी अच्छी अच्छी उपाधियां क्यों दी जाती हैं? विश्व का सुल्तान कह दिया, सिकंदर ए सानी कह दिया, दूसरा सिकंदर कह दिया, अकबर का पूर्वगामी कह दिया, है ना, और बताया था हमने आपको जनता का चरवाहा कह दिया। इसको इतनी अच्छी अच्छी उपाधियां क्यों दी जाती है समझिएगा। अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठा तो उसको यह पता था कि सबसे पहले, ओके ओके, हाँ शैलेश जी ने बिल्कुल आंसर सही दिया है, दीवाने मुस्तक राज, बिल्कुल सही बेटा, हाँ बिल्कुल सही बात है। नहीं बेटा शुभम जी, खम्स नहीं कहते, खम्स तो जजिया, जकात, खराज और खम्स ये इस प्रकार के टैक्स थे। तो पवन जी ने बताया बिल्कुल सही, दीवाने मुस्तक राज आंसर सही होगा बेटा। अनाज के बाजार को सहनाए मंडी, कपड़े के बाजार को सराय ए अदल। अभी बताता हूं मैं, सुनिएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले देखा कि हम लोग युद्ध किससे जीत सकते हैं, तो युद्ध जीत सकते हैं हम लोग किससे? सैनिकों से। इसने सैनिकों को बुलाया, सैनिकों इधर आओ। आ गए सर। चलिए एक काम करते हैं, अभी तो काले गोरे पतले दुबले मोटे सारे लोग सैनिकों में भर्ती हैं। पहले सैनिकों की भर्ती पता है कब की जाती थी? जब युद्ध होने वाला होता था, बुला लिए, सुनो सुनो सुनो, जिस व्यक्ति को युद्ध में भाग लेना वो युद्ध में भाग ले ले, उसको है ना वेतन अच्छा खासा मिलेगा, और अगर वो मर जाएगा तो उसके परिवार का पालन पोषण राज दरबार से होगा। तो अंधा, लंगड़ा, लूला, बहरा, काना, जिसको नहीं सुनाई पड़ रहा, रतौंधी है जिसको, वो सब युद्ध में भाग लेते थे। हाँ पता, रतौंधी है, युद्ध शुरू हुआ, दिन में मतलब ज्यादा उजेला समा गया तो इधर की जगह इधर भाग गए, युद्ध इधर चल रहा इधर भाग गए, है कि नहीं। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं सैनिकों को बुलाऊंगा। सैनिकों को बुलाया गया, आ जाओ। एक मैदान में ले गए, पार्क में,
दौड़ जाओ। अरे भैया जो मोटे मोटे सैनिक थे वो धड़धड़ाते दौड़ गए, पार्क का चक्कर लगा ही नहीं पाए। तो जो सैनिक चक्कर लगा के वापस आ गए उनको भर्ती कर लिया, और जो सैनिक चक्कर लगा के वापस ना आ पाए उनको भर्ती नहीं किया। तो सैनिकों की भर्ती शारीरिक मापदंड के आधार पर किसने शुरू करी? आपको मिलिट्री की भर्ती याद होगी, पहले दौड़ो इसके बाद काम शुरू होगा। तो यह कार्य सबसे पहले किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो शारीरिक मापदंड के आधार पर क्या होगा? सैनिकों की भर्ती होगी। सैनिकों को प्रति माह वेतन मिलेगा। आपको भी प्रति माह वेतन मिलता है, हमको प्रति माह वेतन मिलता है। तो हर महीने के लास्ट में वेतन मिलेगा, यह भी इसने शुरू किया, प्रति माह वेतन मिलेगा। सैनिकों को जो प्रति माह वेतन मिलेगा वो एक फिक्स सैलरी होगी, और उसकी जो ग्रोथ है, जो इंक्रीमेंट है, वो साल में एक बार लगेगा। और वर्तमान में भी जो ग्रोथ होती है, इंक्रीमेंट होता है, साल में ही लगता है। सैनिकों का वेतन है ना 234 टंका प्रतिवर्ष था। 234 टंका प्रतिवर्ष था। टंका और जीतल इल्तुतमिश चलवाए थे, अरबी मुद्रा थी, बताया था हमने आपको। तो इसने 234 टंका प्रतिवर्ष अपने सैनिकों को वेतन देना शुरू कर दिया। सैनिकों को वर्दी दे दी। अब वो सामान्य कपड़े नहीं पहन कर आते थे। अब वर्दियों की अपनी पहचान होती थी, अलग से दिखाई पड़ता था कि ये सैनिक है। तो खाकी वर्दी की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी के समय से हुई थी। इसने कहा खाक मतलब होता मिट्टी। या तो सैनिकों से कहा गया या तो दुश्मन को मिट्टी में मिला दो या तो मिट्टी में मिल जाओ। ओके ओके, धन्यवाद ब्रिजमोहन जी। ठीक है, तो इसने खाकी वर्दी की शुरुआत करी। अब लगातार यार वेतन देते देते, प्रति माह वेतन देते देते पैसा हो गया खाली। तो जब पैसा खाली हो गया तो इसने किसानों के ऊपर टैक्स लगाया। इसने दोआब कर में 50% की वृद्धि कर दी। अब दोआब कर में सबसे पहले वृद्धि किसने करी थी? इल्तुतमिश ने। तो दोआब कर में जब वृद्धि कर दी 50% की, ठीक है ना, इसके बाद देने लगा लोगों को, अपने सैनिकों को वेतन, फिर भी पैसा नहीं आया। तो इसने 2 नए कर लगा दिए, चरी कर और घरी कर, हाउस टैक्स एंड ग्रेजिंग टैक्स। कि अगर आपके पास जानवर है, दुधारू, दूध देता है, तो आप उसका कुछ टैक्स हमको दोगे, और आप हाउस टैक्स भी दोगे। वर्तमान में भी हाउस टैक्स, सीवर टैक्स भरते हो, ये सब यहीं से आ रहा है बेटा, ठीक है ना। तो हाउस टैक्स और सीवर टैक्स और ग्रेजिंग टैक्स भी इसने यहां से शुरू करवा दिया। फिर भी पैसा नहीं आया, तब इसने किसानों को बुलाया, सैनिकों को बुलाया, किसानों से कहा कि देखो भैया, हम तुमसे एक समझौता करना चाहते हैं। किसानों ने कहा बताइए सर। सैनिकों को बुलाया, सैनिकों का देखिए हम भैया आपको प्रति माह वेतन नहीं दे पा रहे हैं, आपकी बेसिक नीड क्या है? बेसिक। तो सैनिकों ने कहा सर 2 वक्त की रोटी मिल जाए, इतना बेसिक नीड है, बाकी आपने प्रति माह वेतन दिया, हम बहुत खुश हैं इसके लिए। तो इसने किसानों से कहा किसानों, हम तुमसे टैक्स नहीं लेंगे और बदले में तुम मेरे सैनिकों को आधी कीमत पर अनाज दे देना। तो किसानों ने कहा ठीक है, मैं टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। हाँ, बस किसानों ने कुछ दिन तक तो सैनिकों को अनाज दिया आधी कीमत पर, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या हुआ, देखा जैसे सैनिक आते थे वो अपने गेहूं चावल छुपा लेते थे और सैनिकों से कहते थे अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, अनाज खत्म हो गया। ये बात पता चल गई अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी ने फिर सैनिकों को बुलाया, फिर किसानों को बुलाया। किसानों से कहा आपसे ये उम्मीद तो नहीं थी हमके, क्या आप ऐसा भी करोगे? क्या कोई बात नहीं, आपने ऐसा किया तो कोई बात नहीं। हाँ, एक काम करिए, सभी किसान, सभी व्यापारी जो कार्य अपने यहां करते हैं वही कार्य हमारे घर में भी करेंगे, हमारे दरबार में भी करेंगे। तो जो कपड़ा बनाता था वो अलाउद्दीन के यहाँ भी कपड़ा बनाने लगा, जो खेती करता था वो अलाउद्दीन की जमीन पर भी खेती करने लगा, जो बर्तन बनाता था कुम्हार वो इनके यहाँ भी बर्तन बनाने लगा। इस प्रकार से बाहर तो एक बाजार चालू था, बाहर तो बाजार एक चालू ही था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के घर में भी एक बाजार चालू हो गया। अब उस बाजार में इसने अपने सैनिकों को फ्री में रहना दिया, फ्री में खाना दिया। भारत सरकार वर्तमान में अपने सैनिकों को फ्री में खाना देती है, फ्री में रहना देती है। लेकिन जब कोई सैनिक अपने घर जाता था तो वो उस बाजार से अनाज खरीद कर ले जाता था आधी कीमत पर। वर्तमान में भी ऐसे ही है, जब कोई सैनिक अपने घर आता है तो घर के सामान के लिए वो टैक्स फ्री होती है। आपने सुना होगा कैंटीन होती है आर्मी के लिए, है कि नहीं? तो ये सब चीजें किससे आ रही हैं? अलाउद्दीन खिलजी से आ रही। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ गई आपको? आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आप वसूली के लिए अलग से विभाग बनवा दिया गया था जिसका नाम था दीवाने मुस्तखराज, ठीक है ना। बहुत प्यार से वसूली करते थे, जो भी किसान इंसान होते थे उससे बहुत प्यार से टैक्स वसूला करते थे, यानी कि मारपीट करने लगे,
ठीक है ना। इस प्रकार से वो दर्शाया इस प्रकार गया है अलाउद्दीन खिलजी को कि हमें इसको देखकर नफरत होती है। ठीक है ना, बात समझ आ रही है। लगता है हमको ये खराब था, लेकिन एक्चुअली में ये खराब नहीं था बेटा, वरना इतने अच्छे से नाम उपाधि ना दी जाती अलाउद्दीन खिलजी को। हम अलाउद्दीन खिलजी को किससे, अलाउद्दीन खिलजी से प्यार किसको हो गया है, मलिक काफूर को। तो मलिक काफूर प्यार करता है, शादी करना चाहता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मेरी इच्छा है दक्षिण भारत को जीतना, अगर आप दक्षिण भारत को हमको जीत के दे दें तो हम आपसे कुछ सोच भी सकते हैं। तो भैया प्यार में तो पागलपन हो ही जाता है। अब मलिक काफूर ने अकेले रौंद डाला पूरा दक्षिण भारत। देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को, तेलंगाना के राजा प्रताप रुद्र देव को, होयसलदार समुद्र के राजा बल्लाल थर्ड को, सबको मार पीट के फेंक दिया। और तेलंगाना के राजा प्रताप रुद्र देव को गोलकुंडा की खान से उस समय कोहिनूर का हीरा प्राप्त हुआ था, वो भी छीन लाया। बदले में उसने माफी मांगी और छीन कर उपहार के स्वरूप में भेंट किया किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। इतने में ही राघव चेतन पधार गए अलाउद्दीन खिलजी दरबार में और कहा कि आपको ऐसी लड़की मैं दिखा दूं या बता दूं जिसकी सुंदरता का गान पशु पक्षी भी करते हैं, ये वो इतना पर बता दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी का मन उस पर आ गया, किस पर, रानी पद्मिनी या रानी पद्मावती पर। फिर रावल रतन सिंह और इन सब का बवाल हुआ, है ना। बुलाया गया, भैया देख लो आकर, का एक बार हमको दिखा दो बस। अलाउद्दीन खिलजी का एक बार हमको दिखा दो, रानी पद्मिनी का दिखा दो, फालतू में क्यों लड़ाई कर रहे हो। तो रतन सिंह ने कहा ठीक है आकर देख लो एक बार। तो ऐसा था, ये पानी भरा हुआ है यहां पर, ऐसे ये वेट कर रहा है, कौन, अलाउद्दीन खिलजी। ये छज्जा है, ये आईना लगा हुआ है, रानी पद्मिनी यहां पर आई, ठीक है ना। और इसमें यहां दिखा, इससे यहां दिखा। फिजिक्स समझ रहे हो, फिजिक्स। इसका प्रतिबिंब यहां बना और इसका प्रतिबिंब यहां बना। एक झलक देखी पानी में और हट गई रानी पद्मिनी। देखते ही ये मोहित हो गया। रतन सिंह से कहता है भाई पत्नी तो अच्छी है, अब टॉन्ट कस दिया। रतन सिंह को गुस्सा आ गया। रतन सिंह ने कहा कि मेहमान बनकर आए हो, अभी हाथ पर काट देंगे। अलाउद्दीन को भी गुस्सा आ गया। अलाउद्दीन का ठीक है, अच्छा मेहमान को नीचे तक तो छोड़ने चलो। जैसे रतन सिंह नीचे छोड़ने गया, उठा ले गया इसको। फिर रानी पद्मिनी गई और फिर इसका गोरा बादल की उठाया, गोरा बादल की हत्या हो गई और फिर इसका पैर टूट जाता है। तो रतन सिंह को हरा नहीं पाता है। रतन सिंह पैर टूटा हुआ बैठा रहता है, पैर टूट जाता है ना इसका, है ना, सीढ़ी गिर जाता है। अलाउद्दीन खिलजी तो ऐसे बैठा रहता है। रतन सिंह को छुड़वा ले जाती है रानी पद्मिनी और इसके बाद इसको आता है गुस्सा, तहस नहस कर दिया। जैसलमेर, राजस्थान तो राजस्थान माना, चित्तौड़ तो चित्तौड़, राजस्थान ने पूरा आग लगा दिया। जैसलमेर से कह दिया, जैसलमेर के राजा से तुमने मेरे घोड़े चुरा लिए हैं। जैसलमेर के राजा ने कहा भैया हमने कब चुराए, कहीं चुराए तुमने। गुस्से में उस पर भी आग लगा दिया। अब इतना शक्तिशाली राजा है, अब अगर आप उसकी जगह होते आग तो आपका भी ईगो हर्ट कर जाता। हालांकि वो गलत है, लेकिन आप होते तो आपका भी ईगो हर्ट कर जाता। आप राजा है तो आपको पता है कि जितनी भी नायाब चीजें हैं वो मेरे पास होनी चाहिए। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी की कहानी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, सीरी का किला ये सब बनवाया था, ठीक है। और जलोदर रोग के कारण, ड्रॉपसी रोग के कारण अलाउद्दीन खिलजी की 1316 में मृत्यु हो जाती है, ठीक है बेटा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसमें हम जो क्वेश्चन लिखेंगे वो इंपॉर्टेंट है, जो मैं इसमें लिखूंगा वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लिखा जाए बेटा, ठीक है। चलिए एक और बात बताते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय जो भी व्यक्ति थे, जो भी दुकानदार थे, वो सामान कम तौलने की जगह हमेशा सामान ज्यादा तौलना पसंद करते थे। क्यों, समझिएगा। ये बच्चों से कहते, बच्चों इधर आओ, बच्चे आ गए, जाओ इन अंकल जी के यहाँ से आधा किलो दाल ले आओ, उनके यहाँ से 20 किलो चावल ले आओ, उनके यहाँ से हल्दी ले आओ, धनिया ले आओ, मिर्चा ले आओ। व्यापारी ने देखा, दुकानदारों ने देखा, बच्चे आए, कितना चाहिए बेटा, आधा किलो, 250 ग्राम तौल दिया। कितना चाहिए, 10 किलो, 5 किलो तौल दिया। उसको क्या पता राजा मंगा रहा है, अलाउद्दीन खिलजी ने मंगाया। तौला सबका कम, सैनिकों बुला लाओ जाके दुकानदारों को, दुकानदार बुला लाए। खैर हमने तो 1 किलो मंगाया था, इसमें तो सिर्फ आधा किलो है, आधा किलो तुमने कम सामान तौला है, कोई बात नहीं, सैनिकों इसका आधा किलो मांस निकाल लो। सैनिकों ने उसका तुरंत ही आधा हाथ काट लिया। समझ लो अगर 5 किलो कब तुमने तौल दिया तो 2.5 किलो के 2 हाथ चले गए, 10 किलो तौल दिया तो 2 पैर चले गए।
50 ग्राम 100 ग्राम समझ जाओ क्या क्या काटा जाएगा, है कि नहीं। तो आपको बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो सामान कम तोलने की अपेक्षा या इसके दरबार में सामान ज्यादा तोलना पसंद करते थे। ये है अलाउद्दीन खिलजी। किसी चीज को प्रेजेंट करने के बेटा दो तरीके होते हैं, एक पॉजिटिव वे में, एक निगेटिव वे में। अगर आप पॉजिटिव है तो निगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढेंगे, है ना। इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल ढूंढेंगे अगर आप पॉजिटिव मूड में है। अगर निगेटिव मूड में है तो पॉसिबल नाम की डिक्शनरी आपकी खराब रहेगी, वो हमेशा आई एम जोड़ते रहोगे उसमें, ठीक है ना। चलिए आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, ये क्या है, आपका कॉन्फिडेंस है। सिर्फ आप ही कर सकते हैं, ये क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस है। तो इस सिर्फ वाला जो शब्द है ये हटाए गए हैं ना आप लोग जीवन से अपने, ठीक है। ओके, यहां क्या लिखेंगे भैया, सैनिकों की भर्ती शारीरिक मापदंड पर प्रतिमाह वेतन वर्दी शुरू वेतन 234 टंका प्रति वर्ष। राशनिंग प्रणाली या बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाई, जिसमें शहना ए मंडी और सराय ए अदल शामिल है। ये अनाज का बाजार है, ये कपड़े का बाजार है। दीवाने मुस्तक राज वसूली विभाग है। ठीक है, अगला, इसको हम लोग विश्व का सुल्तान, युग का विजेता, ठीक है ना, जनता का चरवाहा, दूसरा सिकंदर, सिकंदर ए सानी, यामिनी उल खिलाफत अमीर उल मोमिनिन, छोड़ दीजिए, अकबर का पूर्वगामी, के नाम से जानते हैं। दक्षिण भारत को जीतने वाला पहला सुल्तान है, किसके सहयोग से जीता था, मलिक काफूर के सहयोग से। इसने किसको हराया था, देवगिरी के राजा को हराया था, तेलंगाना के राजा को हराया था और होयसल द्वार समुद्र के राजा को हराया था। कोहिनूर का हिरा से तेलंगाना का राजा प्रताप रुद्रदेव से प्राप्त हुआ था, तेलंगाना का राजा प्रताप रुद्रदेव से प्राप्त हुआ था। ठीक है, मेवाड़ की कहानी आपको पता ही है, रानी पद्मिनी वाली, ठीक है ना। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या बनवाया था, अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, जमायत खान मस्जिद, सीरी का किला। अलाउद्दीन की मृत्यु 1316 में जलोदर रोग के कारण हो गई थी, जलोदर रोग के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी बेटा। हाँ,
दीपक जी नहीं बेटा, हम इंग्लिश में नहीं पढ़ाते, हम हिंदी मीडियम में ही पढ़ाते हैं बेटा, है ना। बाकी आपको रीजनिंग और मैथ सर हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा देंगे। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो यार, इंग्लिश में कैसे पढ़ोगे, है ना, हिंदी भी आई उसमें तो यार, ठीक है ना। विकास जी आप बार बार बोल चुके हैं, मैं बार बार देख चुका हूं, ठीक है ना। फिर भी अगर मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं तो मतलब क्या है कि उसमें मजबूर है ना। हम इसमें क्या इंग्लिश में लिख दें बताओ ना। मार्केट रेगुलेटिंग सिस्टम, सहनाई मंडी को सहनाई मंडी कहेंगे, सराय अदल को सराय अदली कहेंगे, है ना। तो इसको ऐसे ही आपको याद करना है, ठीक है सर। हाँ, तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई। ओके ओके, ठीक है। वर्षा जी, देवगिरी के राजा रामचंद्र देव हैं, तेलंगाना के प्रताप रुद्रदेव हैं, होयसल द्वार समुद्र के बल्लाल थर्ड होंगे, ठीक है ना। इतना डीपली नहीं जाना आप लोगों को। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन बनता है, इस वंश का अलाउद्दीन खिलजी था। ओके ओके, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि इस खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो खिलजी वंश का अंतिम शासक था मुबारक खिलजी, याद रखिएगा। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो खिलजी वंश का अंतिम शासक था मुबारक खिलजी। कई बार क्वेश्चन आया है कि खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो खिलजी वंश का अंतिम शासक था मुबारक खिलजी। इतनी बात क्लियर है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया खिलजी वंश के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में। अब किस पे आते भैया, तुगलक वंश के बारे में। जलोदर, जलोदर एक ऐसा रोग होता है जिसमें धीमे धीमे जो खून होता है वो पानी बनने के कगार पे आ जाता है ना। जो ब्लड होता है वो वाटर में बदलने लगता है, इसको हम जलोदर कहते हैं, इंग्लिश कहते हैं ड्रॉपसी। ड्रॉपसी रफ कर दो इसको। ठीक, तो हम लोग किस पर आएंगे भैया, तुगलक वंश पर आएंगे, ठीक है ना। तुगलक वंश पर आते हैं। तो तुगलक वंश 1320 से 14 तक चलेगा, लगभग 94 वर्षों तक। तो पेपर में का सबसे लंबे समय तक कौन सा वंश चला था, तो सबसे लंबे समय तक चलने वाले वंश का नाम है तुगलक वंश, ठीक है। सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिर आएगा मोहम्मद बिन तुगलक और फिर आएगा फिरोज शाह तुगलक। तो देखते हैं भैया गयासुद्दीन तुगलक से क्वेश्चन क्या बनता है। गयासुद्दीन तुगलक, चलिए मैं बैठ के बताता हूं इसको, है ना, और आपको पूरा पहले समझा देता हूं, ठीक है। ओके, तो गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक तुमने तुगलक वंश की स्थापना करी। गाजी की उपाधि लेने वाला यह पहला सुल्तान है। गाजी मतलब होता है काफिरों का संहारक, यानी दुश्मनों को मारने वाला। तो गाजी की उपाधि लेने वाला यह पहला सुल्तान है। इसने दिल्ली के पास तुगलकाबाद नाम का नगर बसाया, इसने दिल्ली के पास तुगलकाबाद नाम का नगर बसाया। सिंचाई के लिए पहली बार नहर बनवाने वाला व्यक्ति, ठीक है, सिंचाई के लिए पहली बार नहर बनवाने वाला व्यक्ति कौन था, तो आंसर लगाएंगे गयासुद्दीन तुगलक था। 24 बार इसने मंगोलों को हराया है, 24 बार इसने मंगोल यानी चंगेज खां के वंशजों को हराया है। जब तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक बंगाल को जीतने गया था, तब इसके पुत्र जूना खां, जिसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक है ना, उसको शेख निजामुद्दीन औलिया भड़काने लगे कि अपने पापा को मार दो। तो गयासुद्दीन तुगलक ने शेख निजामुद्दीन औलिया से कहा चुपचाप दिल्ली छोड़कर चले जाओ। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा हुनूज दिल्ली दूर असस्त से, जनाब दिल्ली अभी बहुत दूर है, जब तक आप आएंगे तब तक मैं आपके बेटे को गद्दी पर बिठा चुका हूंगा। फिर धीमे से शेख निजामुद्दीन औलिया को वहां से हटना पड़ा, ठीक है। इसके बेटे जूना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पापा गयासुद्दीन तुगलक के लिए तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूर अफगानपुर नामक एक गांव में लकड़ी का महल बनवाया। और महल इस प्रकार बनवाया कि जैसे पापा ने एंट्री मारी, पूरा महल धराशाही हो गया, धड़ाम से गिर पड़ा और उसी में दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। गयासुद्दीन तुगलक के मर जाने के बाद इसका मकबरा तुगलकाबाद में बनाया गया, जो इसने स्थापना करी जिस नगर की। इसके मर जाने के बाद इसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठता है। मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग आधा पागल, सनकी सुल्तान, रक्त पिपासु, स्वप्नशील
अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, असफलताओं का बादशाह, दुनिया का खान, इतने सारे नाम, विद्वान मूर्ख, इतने सारे नाम पुकारते हैं। क्यों? इसकी रणनीतियां तो अच्छी थी लेकिन किस्मत बहुत खराब थी। इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया जिस पर जिल्ले इलाही लिखा रहता था या जिस पर गाजी नाम का शब्द लिखा रहता था। कुछ इतिहासकार कहते हैं इसने तांबे का सिक्का चलवाया था, कुछ इतिहासकार कहते हैं इसने पीतल का सिक्का चलवाया था। उस पर कुछ लिखा रहता नहीं, सिर्फ गाजी लिखा रहता था। और गाजी इस प्रकार से लिखा रहता था ऊपर उठा हुआ कि अगर उस असली सिक्के को किसी दूसरे तांबे की प्लेट पर धरकर ऐसे ठोक दिया जाए तो उस पर भी गाजी छप जाए। सभी जितने भी लोग वहां रहते थे सब लोग तांबे और पीतल के बर्तन उनके घर में होते थे। उन सब लोगों ने गोल गोल काट कर अपने बर्तनों के सिक्के बना लिए। एक थाली के अगर 20 सिक्के बन गए तो थाली की वैल्यू से ज्यादा से सिक्के बन गए, उससे 20 थाली और आ जाएंगी। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, घर घर में टकसालें खुल गई, अर्थव्यवस्था ठप हो गई। दोआब कर में वृद्धि कर दी 50% की, जैसे सबने की थी। इसने दोआब कर में वृद्धि करी, दोनों नदियां सूख गईं। और इसको अपने कृषि विभाग दीवाने कोही या अमीरे कोही से किसानों को बहुत कम ब्याज पर अनाज देना पड़ गया और पैसा देना पड़ गया, जिसको हम सोनधर कहते हैं। सोनधर, बहुत कम रेट पर जो ब्याज दिया जाता है उसे हम सोनधर कहते हैं, सोनधर। ठीक, ये किस्मत खराब। राजधानी बदल दी इसने अपनी, दिल्ली से दौलताबाद कर ली। जैसे दौलताबाद पहुंचे प्लेग बीमारी फैल गई, वापस भागना पड़ा। अंत में उसने कहा कराची और खुरासान जाति पर हमला कर दो, इन दो नगरों पर हमला कर दो, पैसा आ जाएगा। कराची जाति और खुरासान पर हमला करने से पहले इसने अपने सैनिकों को मोटिवेट किया। इसने अपने सैनिकों को 1 वर्ष की एडवांस सैलरी दे दी, खाओ पियो पहलवान बन जाओ तो हमला करने जाओ। कराची उत्तराखंड के आसपास पड़ता है, खुरासान ईरान के आसपास पड़ता था। सैनिक गए थे कराची पर हमला करने के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों में खो गए और उनकी मृत्यु हो गई। खुरासान पर हमला करने चले तो अगल बगल के लोगों ने कहा उस पर हमला ना करना, हमारा दोस्त है वो, तुम्हें मित्रता कर लो। तो डर के मारे मोहम्मद बिन तुगलक को खुरासान से मित्रता करनी पड़ गई। 5 प्लान बनाए और 5 प्लान ठप हो गए। दक्षिण भारत को जीतना चला गया था वो, हरियर और बुक्का को उठा लाया था और अपने दरबार में रखा था। दक्षिण भारत को जीता, कर्नाटक वाला क्षेत्र जीता, हरियर बुक्का को गुलाम बनाया, अपने काम करवाया। फिर उसको लगा कि हरियर बुक्का मेरे गुलाम हो गए तो उसको वापस दक्षिण भारत भेज दिया कि जाओ तुम लोग वापस जाओ, है ना, और मेरे नाम से राज करो। हरियर बुक्का वापस गए, वापस इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया अपने गुरु विद्याधर की सहायता से। अब विजयनगर साम्राज्य की एक स्थापना कर दी तुंगभद्रा नदी के किनारे, और अपनी राजधानी हम्पी आस्तनावाती कर ली और मोहम्मद बिन तुगलक के से विरोध कर दिया। अब मोहम्मद बिन तुगलक की इतनी औकात नहीं थी कि वह वापस दक्षिण भारत को जाए और हरियर बुक्का को हराए जाके। तो विजयनगर साम्राज्य, एक नए साम्राज्य की स्थापना हो जाती है दक्षिण भारत में, बहमनी साम्राज्य की। संगम, सालूब, तुलुब और अरिवाडू, इसके 4 नए वंश निकल के सामने आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय अफ्रीका के मोरक्को के निवासी 1333 ईस्वी में आया था, जिसका नाम था इब्न बतूता। गाना आया था इब्न बतूता बगल में जूता, है कि नहीं? तो अफ्रीका के मोरक्को के निवासी 1333 ईस्वी में आया था इब्न बतूता, और उसने किताब लिखी रेहला, और उस रेहला में उसने इसको अच्छा बताया है। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। इन सब से परेशान होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने सिंध के ठट्टा के पास इसकी मृत्यु हो जाती है, और फिर इसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठता है। फिरोज शाह तुगलक ने एक नीति अपनाई कि मैं साम्राज्य का विस्तार नहीं करूंगा, मेरे पास जितना साम्राज्य है मैं उसी में फलू फूलूंगा, मैं हाथ पर नहीं बढ़ाऊंगा। तो कामयाब हो गया वो। सिंचाई के लिए सर्वाधिक नहर बनवाने वाला, 5 नहरें बनवाई थी। सिंचाई के लिए सर्वाधिक नहर बनवाने वाला पहला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। 1200 बगीचे लगवाने वाला पहला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। सर्वाधिक दास रखने वाला पहला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार की मरम्मत करवा के उसको 5 मंजिल करवाने वाला फिरोज शाह तुगलक। समझ में आ रही बात है? ठीक है, तो ये कैसा है? फिरोज शाह तुगलक का है।
आई होप इतनी बात समझ में आई आपको। सर्वाधिक नगरों की स्थापना करने वाला पहला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। इसने अपने दासों के लिए नए नए विभाग बना रखे थे। दासों के लिए दीवाने बंदगान, जिसके पति मर जाते थे तो बच्चों के खाने के लिए और पत्नी के खाने के लिए यानी विधवाओं के खाने के लिए दीवाने खैरात बना रखा था। पेंशन देना शुरू कर दी थी, दीवाने इश्तिहार बना रखा था। गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए एक खैराती अस्पताल खोल रखा था, दार उल सफा, एक बार आओ इलाज कराओ सफा हो जाओ। तो ये था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है बेटा, क्लियर है। इस वंश का अंतिम शासक कौन होगा? नसीरुद्दीन महमूद। कौन होगा भैया? नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है। सन वगैरह पेपर में आते नहीं है, जिसका सन आएगा वो मैं बोल रहा हूं। अफ्रीका के मोरक्को के निवासी इब्न बतूता 1333 में आया था, बोला मैंने। जिसका सन आएगा वो सन मैं बोलूंगा। आपको तो 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, साइंस, करंट अफेयर, मूल विधि, इसे पढ़ना है ना। तो इतना बोझ मत लो कि हार्ट अटैक आ जाए, इतना बोझ लो जितना पेपर में आ जाए, है ना। ठीक है ना। तो लिखा जाए, तब लिखेंगे हम लोग तुगलक वंश के बारे में। ठीक है। बेटा एक सेकंड में थोड़ा सा टाइम दो जरा सा। अभी मैं लिख रहा हूं, बस एक सेकंड में थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सर्वर चेंज कर लें थोड़ा सा।
क्या हो गया देखने का, चलो ठीक है अभी देखता हूँ। चलिए कोई नहीं, अपने काम पे आते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं भाई, तो क्या बताना था, गयासुद्दीन तुगलक है ना, गयासुद्दीन तुगलक बताना है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, गाजी की उपाधि ली, गाजी की उपाधि ली, तुगलकाबाद नगर बसाया, 24 बार मंगोलों को हराया, और सिंचाई के लिए प्रथम नहर बनवाई, सिंचाई के लिए प्रथम नहर बनवाई। विरोधी कौन था, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया से क्या हो गए थे, प्रमुख विरोधी हो गए थे, ठीक है ना। तो इसका मकबरा कहाँ है, तुगलकाबाद में। मृत्यु का कारण क्या था, है ना, लकड़ी का महल गिर जाने से, लकड़ी का महल गिर जाने से, ठीक है ना, लकड़ी का महल गिर जाने से, ठीक है ना। चलिए इतनी बात समझ में आ गई है। तो ये हो गया गयासुद्दीन तुगलक। तो अब हम लोग किस पर बात करेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक का। किस पर बात करेंगे भैया, मोहम्मद बिन तुगलक पर। रफ कर दूं बेटा, इसको रफ कर दूं, देख लीजिए, इतना समझ में आ गया। इतने सारे पॉइंट किसके, गयासुद्दीन तुगलक के। अब आते हैं हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक पर। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बचपन का नाम क्या था, जूना खां। इसको हम कहते क्या क्या है, आधा पागल, सनकी सुल्तान, रक्त पिपासु, स्वप्नशील, अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, विद्वान मूर्ख, असफलताओं का बादशाह। ये सब नाम इसके दिए जाते हैं। कौन आया था, यात्री कौन आया था, तो 1333 में मोरक्को से एक व्यक्ति आया था जिसका नाम क्या है, इब्न बतूता। किताब का क्या नाम है, रिहला। मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नाम के व्यक्तियों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। किस नदी के किनारे, तुंग भद्रा नदी के किनारे। और इसकी राजधानी क्या थी, हम्पी या हस्तिनावती। राजधानी क्या थी भैया इसकी, हम्पी या हस्तिनावती। हो गया बेटा, ओके आगे बढ़ेंगे। इसके असफल कार्य क्या क्या थे, असफल कार्य क्या थे, पहला सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन।
इसी में आएगा सर्वप्रथम चमड़े के सिक्के भी चलवाए थे, इसी ने सर्वप्रथम चमड़े के सिक्के भी चलवाए थे, तांबे और पीतल के भी सिक्के चलवाए थे। अर्थव्यवस्था खराब हो गई। फिर क्या लिखेंगे? दोआब कर में वृद्धि, दोआब कर में वृद्धि, तो इससे क्या हुआ? अकाल पड़ गया, यानी सूखा पड़ गया। तो इसे अपने कृषि विभाग का नाम क्या है? दीवाने कोही से किसानों को अनाज देना पड़ गया। अपने कृषि विभाग दीवाने कोही से किसानों को अनाज देना पड़ गया। ठीक है, अगला क्या आएगा? और राजधानी परिवर्तन कहां से कहां तक किया था? दिल्ली से दौलताबाद। इसी को कह सकते हैं, दौलताबाद को देवगिरी और कुतुबाबाद के नाम से भी जाना जाता है। क्या फैल गया यहां पर? प्लेग फैल गया, प्लेग फैल गया। फिर लास्ट पॉइंट इसने क्या किया? कराचिल और खुरासान को जीतने के लिए क्या किया? सैनिकों को अग्रिम वेतन दे दिया, सैनिकों को अग्रिम वेतन दे दिया, और ये भी फेल हो गया। फिर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सिंध के थट्टा में। इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सिंध के थट्टा में इसकी मृत्यु हो गई थी बेटा। क्लियर है? रेहला की लैंग्वेज फारसी है बेटा, रेहला की लैंग्वेज फारसी है। ठीक है ना? चलिए, इतनी आपको बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर है, डन है। और रेहला में क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कुछ कार्रवाई की है, इसलिए फारसी भाषा है। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई। तो ये हो गया मोहम्मद बिन तुगलक। अब हम लोग आएंगे किस पर? फिरोज शाह तुगलक पर। आप किस पर आएंगे भैया? फिरोज शाह तुगलक पर। मैं हट जाता हूं, इसको जल्दी से एक बार देख लीजिए। ओके, अच्छा बेटा एक बात मैं बताता हूं आपको कि एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स हमने आपको दे दिए हैं, लेकिन मिडिवल हिस्ट्री के नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। मिडिवल हिस्ट्री के नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, और अगर मेरे पास उपलब्ध हो जाएंगे तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आपको नोट्स बनाने हैं इसके। ठीक है ना भैया? चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर मेरे पास उपलब्ध हो जाएंगे तो आप बना लीजिएगा। तो कोई काटता थोड़ा ना नोट्स बनाने में कि काटते हो यार, हम लोग 1.5-2 लाख रुपए देते हो जाके, है ना, तब तो जाके पढ़ते हो, तब तो खुद के नोट्स बनाने पड़ते हैं। क्या कोचिंग वाले नोट्स देते हैं? नहीं ना। हाँ, तो इस प्रकार से एक बार सोचो, है ना, रफ करें इसको। चलिए अब देखेंगे हम लोग फिरोज शाह तुगलक। अब हम लोग देखेंगे फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, किस पर चर्चा करेंगे बेटा? फिरोज शाह तुगलक पर। फिरोज शाह तुगलक, देखते भाई फिरोज शाह तुगलक से क्वेश्चन क्या बनता है। पहला, इसने अपने चचेरे भाई जूना खां किया, इसने अपना राज्याभिषेक कहां करवाया? तो जहां पर चचेरा भाई मरा था वहीं पर राज्याभिषेक करवाया। तो इसने अपना राज्याभिषेक कहां करवाया? तो सिंध के थट्टा में। और वो मरा कहां था? मोहम्मद बिन तुगलक, तो सिंध के थट्टा में। इसने राज्याभिषेक कहां करवाया? सिंध के थट्टा में। चचेरे भाई जूना खां की याद में क्या बसाया? जौनपुर। किसने बसाया? फिरोज शाह तुगलक ने। किसकी याद में? जूना खां की याद में, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। और जौनपुर को क्या कहते हैं? सिराजे हिंद या भारत का सिराज उपाधि है, ऐसे कुछ। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिराज मतलब होता है ऊपर, ऊंचा। आगे बढ़ेंगे तो सर्वाधिक दास रखने वाला पहला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। 1,80,000 दास थे, खाना पीना खिलाने के लिए, हाथ पर दबाने के लिए। ठीक है ना? सर्वाधिक दास रखने वाला पहला व्यक्ति कौन है? फिरोज शाह तुगलक। सर्वाधिक नगर बसाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? पहला सुल्तान कौन है? फिरोज शाह तुगलक। सर्वाधिक बगीचे लगवाने वाला या बाग लगवाने वाला पहला सुल्तान कौन है? फिरोज शाह तुगलक। सर्वाधिक 5 नहरें बनवाने वाला पहला सुल्तान कौन है? फिरोज शाह तुगलक। सर्वाधिक 5 नहरें बनवाने वाला पहला सुल्तान कौन है? तो आंसर लगाएंगे फिरोज शाह तुगलक। देखो, दास, नगर, बाग और नहर, इन सब का आंसर क्या लगाएंगे हम लोग? फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार को 5 मंजिल करवा दिया था। कुतुब मीनार को कितने मंजिल करवा दिया था भैया? इसको हम लोगों ने फिरोज शाह तुगलक ने 5 मंजिल करवा दिया था। ठीक है ना? अच्छा, हाँ, क्वेश्चन बनता है इसके प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? इसने कौन कौन से नगरों की स्थापना की है? तो फिरोजाबाद,
फिरोजपुर, जौनपुर, हिसार, फिरोज शाह कोटला, ये सब किसने बसाए? डैश डैश 300 नगरों की स्थापना की है लगभग। तो ये इतने इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है? इसके विभाग देख लेते हैं, इसके प्रमुख विभाग देख लेते हैं। दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात, दीवाने इश्तिहाक, दार उल सफा। दीवाने बंदगान क्या है? दास विभाग है। दीवाने खैरात क्या है? विधवा महिला और अनाथ बच्चों के लिए खाने का विभाग है। दीवाने इश्तिहाक पेंशन विभाग है। दार उल सफा खैराती अस्पताल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दार उल सफा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दार उल सफा। ठीक है बेटा, चलिए क्लियर है, डन। हाँ, सर्वाधिक बगीचे बेटा आम के थे, सर्वाधिक बगीचे बेटा आम के थे। ठीक है ना, चलिए तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई। हाँ बेटा, दौलताबाद का पुराना नाम देवगिरी और उसका और पुराना नाम कुतुबाबाद था। ठीक है, हाँ आगे बढ़ा जाए। तो ये हमने आपको बता दिया फिरोज शाह तुगलक। और तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद इस वंश का अंतिम शासक था। डन है। दीवाने बंदगान, बंद मतलब बंदी, बंदी मतलब क्या होगा? दास विभाग। खैरात कहते नहीं, खैरात बच रही है क्या आप? हाँ। इश्तिहाक मतलब पेंशन, और दारुल सफा मतलब कि खैराती अस्पताल, है ना, गरीबों की मुफ्त इलाज के लिए, है ना। 1398 में आया था तैमूर, तैमूर लंग, एक पैर से लंगड़ा था, बेइज्जती कर दी नासिरुद्दीन महमूद ने, दौड़ा के मारा, सब निपटा दिया, तुगलक वंश को समाप्त कर दिया। तैमूर लंग ने लूटा, जीता और जा रहा था अपने घर टर्की वापस। तो एक खिजर खां था, खिजर खां ने कहा कि भैया आप जा रहे हो, क्या मैं गद्दी कब्जे कर लूं? क्या कर लो। खिजर खां ने तैमूर लंग से हाथ पैर जोड़कर दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लिया और एक नए वंश की स्थापना करी, सैयद वंश की। किसकी? सैयद वंश की। इसने राजा की उपाधि नहीं ली, इसने रैयत ए आला की उपाधि ली, क्योंकि इसको खैरात में मिली ना गद्दी, इसने रैयत ए आला की उपाधि ली। खिजर खां के बारे में इतना ही पढ़ना है, सैयद वंश के बारे में इतना ही पढ़ना है। फिर अगर लोधी वंश, लोधी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। तो इसको पहले रफ करेंगे, तब हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, समझ दे, इतनी बात आपको समझ में आ गई बेटा? डन है, रफ करते। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बेटा आप लोगों का काम है, आप लोग इतिहास के क्वेश्चन, प्राचीन इतिहास के और मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चन करना शुरू करिए, प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। ठीक है, और आप अपने अंदर देखेंगे कितना आपके अंदर उजागर आया है। सैयद वंश में सिर्फ एक ही बात लिखनी है, संस्थापक खिजर खां, रैयत ए आला की उपाधि ली थी, तैमूर लंग 1398 में भारत आया। बस इतनी बात, बस आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं सैयद वंश में, और कुछ नहीं याद रखना है। अब आते हैं हम लोग लोधी वंश पे, आज का लास्ट। अब आएंगे हम लोग लोधी वंश पे। तो भारतीय इतिहास का पहला अफगान वंश है, यानी अफगानिस्तान से आए थे, का प्रथम अफगान वंश है। ठीक है ना, आपसे पूछा जाए कि पहला अफगान वंश कौन सा है, तो आपका आंसर आएगा पहला अफगान वंश है लोधी वंश। ठीक है, संस्थापक कौन होगा? बहलोल लोधी।
संस्थापक कौन होगा? बहलोल लोधी। सिर्फ 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। किसने लोधी वंश की स्थापना की थी? अपने नाम पर बहलोली सिक्के चलवाए थे। अपने नाम पर बहलोली सिक्के चलवाए थे। और ये अपने अमीर सरदारों मतलब कि अपने मंत्रियों के सामने गद्दी पर नहीं बैठता था। जब वो बैठ जाते थे तभी ये गद्दी पर बैठता था। तो ये अपने अमीर सरदारों के सामने सिंहासन पर नहीं बैठता था। और ये अपने अमीर सरदारों को मसनद ए अली कहता था। ठीक है ना, लिखेंगे अमीर सरदारों के सामने सिंहासन पर नहीं बैठता था, नहीं बैठता था और अपने अमीर सरदारों को मसनद ए अली कहता था। मसनद ए अली कहता था। बहलोल लोधी के बाद आएगा सिकंदर लोधी। इसका असली नाम है निजाम खां। आगरा नगर की स्थापना की। अब कब की है आपको बताना है। 1502, 1503, 1504, 1505, है ना। तो आपने अपने ऑप्शन दे दिए हैं, आपको ये बताना है। ठीक है ना। तो सिकंदर लोधी को हम निजाम खां के नाम से जानते हैं। आगरा नगर की स्थापना के लिए 95% क्वेश्चन हो जाते हैं। कोई बात नहीं, अभी और भी हो जाएंगे। ठीक है ना, अभी और पढ़ेंगे और भी हो जाएंगे। धीमे धीमे ही तो जानेंगे सब कुछ। ठीक है। तो सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना करी। ठीक है। सिकंदर लोधी एक बहुत बड़ा कवि था। ये अपनी सभी कविताओं को फारसी भाषा में गुलरुखी के नाम से लिखता था। सभी कविताओं को फारसी भाषा में गुलरुखी के नाम से लिखता था। गुलरुखी के नाम से लिखता था। तो कविताओं का समूह क्या है? गुलरुखी। भाषा क्या है? फारसी, है ना। उसकी 2 प्रमुख कविताएं आपको याद रखनी है। एक है लज्जत ए सिकंदरी और एक है फरहंग ए सिकंदरी। एक है लज्जत ए सिकंदरी और एक है फरहंग ए सिकंदरी। हाँ, क्वेश्चन बनता है जो फरहंग ए सिकंदरी, हाँ इसका आंसर 1504 है। हाँ, क्वेश्चन है फरहंग ए सिकंदरी जो है बेटा, है ना, ये एक आयुर्वेद का ग्रंथ है। तो पेपर में आता है, बताइए निम्न में से आयुर्वेद ग्रंथ कौन सा फारसी भाषा का? तो आंसर लगाएंगे हम लोग फरहंग ए सिकंदरी। ये बात समझ में आई। तो सिकंदर लोधी से बस बेटा 2-3 क्वेश्चन आते हैं, ये हमने आपको बता दिए, है ना। कवि था, आगरा नगर की स्थापना करी और अपनी राजधानी दिल्ली से बदल कर क्या कर ली भैया? आगरा कर ली। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से बदल कर क्या कर ली थी? आगरा कर ली थी 2 साल के बाद। ठीक है, 1506 के आसपास इसने अपनी राजधानी बदल ली थी। अब क्वेश्चन बनता है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। ठीक है ना। और इब्राहिम लोधी की लड़ाई किससे होती है? तो मेवाड़ के राजा राणा सांगा से। और मेवाड़ के राजा राणा सांगा से कौन सा युद्ध होता है? तो घटौली या खतौली का युद्ध होता है, जिसमें मेवाड़ का राजा राणा सांगा जीतता तो है लेकिन अपना बायां हाथ खो देता है, तो उसको वहां से निकलना पड़ता है। फिर इसको कोई हरा नहीं पाता है इब्राहिम लोधी को। तो मेवाड़ के राजा राणा सांगा और इस इब्राहिम लोधी के रिश्तेदार महमूद लोधी, आलम लोधी, चाचा आलम लोधी, लाहौर का गवर्नर महमूद लोधी और मेवाड़ के राजा राणा सांगा ने मिलकर इब्राहिम लोधी को मारने के लिए इसके नाम की सुपारी जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर मिर्जा बादशाह गाजी को दी। बाबर ने सुपारी के साथ चूना लगाया और सबको निपटा दिया। जिसने उसको बुलाया था उसको भी निपटा दिया और इब्राहिम लोधी को तो मार ही मार डाला और मुगल वंश की स्थापना कर दी, है कि नहीं। तो इसकी कहानी हम लोग कल से पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों की दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई है, तो कल हम लोग मुगल काल पे चर्चा करेंगे और कल हो सकेगा तो हम लोग मुगल काल को पूरी तरीके से पढ़ लेंगे एक ही बार में। ठीक है ना। हम लोग को बहुत विस्तृत रूप से नहीं पढ़ना, पीएचडी नहीं करनी है, नेट या जीआरएफ का पेपर नहीं है। ठीक है ना। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कल हम लोग मिडिवल हिस्ट्री को पूरा कर लेंगे और इसके बाद अगले टर्न से जब हम लोग मिलेंगे तो लगभग वही मॉडर्न हिस्ट्री पे चर्चा करेंगे, है ना। तो मॉडर्न हिस्ट्री के जब चर्चा करेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग लेकर तुरंत ही पॉलिटी पर चर्चा करेंगे। तो पॉलिटी हम लोग का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको पढ़ना अच्छे से है। ठीक है ना। अच्छा, तो पॉलिटी के अधिकतर क्वेश्चन आपके पंचायती राज व्यवस्था और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम, स्थानीय स्वशासन से बनते हैं, है ना। तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट से पढ़ना है। उसको मैं 2 बार पढ़ा दूंगा, आप कहेंगे तो। और बाकी साइंस के क्वेश्चन आपके पेपर में आना है नहीं, फिर भी मैं एक बार आपको निपटाऊंगा कि ताकि अगर आ गया तो
अगर आ गया तो 1-2, है ना। तो एमसीक्यूज बेस पे क्वेश्चन उसको करवाए जाएंगे, ठीक है ना। जैसे हिस्ट्री और पॉलिटी, हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी, ठीक है ना। ये 3 सब्जेक्ट जो होंगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, और बाकी जो सब्जेक्ट होंगे, बाकी जो 2 सब्जेक्ट होंगे करंट अफेयर और इन सबको लेकर उसके मैं एमसीक्यू बेस आपके क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है ना। कि ऐसे क्वेश्चन से और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं इसी में, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। वरना ये 1 साल का कोर्स थोड़ा ना जो 1 साल तक चलेगा, यूपीएसआई फेल भी हो जाओगे अगर आगे पेपर बगल में, है ना। चलिए, तो कंटेंट टीम काम कर रही है और वो एमसीक्यू सेट कर रही है कि कौन कौन से प्रीवियस ईयर के पेपर में आए थे, या फिर और एमपीएसआई हम लोग बेटा ऐसे सेट कर रहे हैं कि एमपीएसआई, यूपीएसआई, बिहार एसआई सबके पेपर के पुलिस में, पुलिस बोर्ड सोचता क्या है, क्या क्या क्वेश्चन धरे थे, उन सब के क्वेश्चन उठा के बनवा रहे हैं। क्योंकि यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाएंगे तो कितने क्वेश्चन बनेंगे, उसके प्रीवियस उठाएंगे कितने क्वेश्चन बनेंगे। तो सारे पुलिस के क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, एसआई का, कांस्टेबल का, सबका उठाया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ बेटा, प्रवीण जी, इब्न बतूता का पूरा नाम क्या था? इब्न बतूता का पूरा नाम नहीं, इब्न बतूता का असली नाम क्या था, ये पूछना था आपको, है ना। इब्न बतूता का असली नाम क्या था, ये पूछना था आपको। तो आप बताइए अपने इब्न बतूता का। इब्न बतूता हो गया, अमीर खुसरो हो गया, मिर्जा गालिब हो गया, इन सब का असली नाम हमने बता रखा है आप लोगों को पेड क्लास में, जीएस स्पेशल वाली क्लास में। तो इसमें तो आप ही बताना पड़ेगा ना भैया। तो इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी क्या लिखेंगे? इस वंश का अंतिम शासक था, इस वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी के समय लाहौर का गवर्नर कौन था? महमूद लोधी, और ये इसका विरोधी बन गया था। इब्राहिम लोधी के समय का युद्ध हुआ था मेवाड़ के राजा राणा सांगा से, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था घटौली का युद्ध, और इस युद्ध में राणा सांगा जीता पर अपना बायां हाथ खो दिया। को मारने के लिए राणा सांगा आलम लोदी और महमूद लोदी ने बाबर को भारत बुलाया। ठीक है ना। अब हम लोग कल से पढ़ेंगे मुगल काल, ठीक है ना। तो कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे? मुगल काल पढ़ेंगे। मुगल जो शब्द है वो 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, तुर्की प्लस मंगोल, तुर्की प्लस मंगोल इक्वल टू होता है मुगल। तो यहां तक हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत पर चर्चा करी बेटा, तो कल से हम लोग मुगल काल पर चर्चा करना शुरू करेंगे। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां तक बात आपको समझ में आ गई हो तो यस सर और क्लियर सर लिखिए बेटा। यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ गई हो पूरी तो यस सर और क्लियर सर लिखिए। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं और कल हम लोग पढ़ेंगे क्या? मुगल काल। ठीक है, जल्दी बताओ बेटा। यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ गई हो और प्रैक्टिस सेट करते रहो बेटा, प्रैक्टिस लगाते रहो। सिलेक्शन हम जरूर देंगे आपको, 101% देंगे। सिलेक्शन अब नहीं हो तो कब होगा भाई, है ना। जब क्राइटेरिया ही हम पूरा कर लेंगे तो सिलेक्शन कब होगा? अब होगा। जल्दी बताओ। हट जाता हूं मैं एक बार, देख लो। चलिए ओके, यस सर, यस सर, वेरी गुड। ओके, तो अच्छा, तो हम चलते हैं, फिर कल मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।